सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इमरान खान साहब करप्शन के खात्मे के लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पुरअज़्म है। वो करप्ट माफिया को कह लें, पॉलिटिकल माफिया को कह लें कि सिरे से नसूर समझते हैं और इसीलिए उनकी जड़ें काटने के लिए हम देख रहे हैं कि वो हर वक्त और हर पल, हर मिनट, हर सेकंड कोशां दिखाई देते हैं। कितनी भी रुकावटें उनको नजर आएं लेकिन उनकी हिम्मत जो जवाब नहीं देती है। और ये मुकाबला अगर मैं कहूँ कि आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि करप्ट माफिया ने कई दहाइयों से हमारे मुल्क में कह लें कि ख़ुद को इतना मजबूत कर लिया है, अपनी जड़ें मुल्क में जितने भी शोबे हैं हर बड़े शोबे तक फैला ली हैं। ब्यूरोक्रेसी देख लें आप, कारोबार देख लें, सहाफ़त देख लें, यहाँ तक कि सियासत में भी। और इसीलिए इस माफिया से मुकाबला, मैं अपने अल्फाज दोहराऊँगी कि आसान नहीं है और इसे ललकारने वाले ख़ुद मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि माफिया है ना, तो माफिया को ललकारने वाला क्यों मुश्किल में नहीं पड़ेगा। और इसे अपना आप बचाना, जो बंदा मुश्किल में पड़ जाएगा इसको ललकारेगा, हिम्मत करेगा और इनको मिटाने की बात करे, उसे अपना आप बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माफिया एक दूसरे से गठजोड़ करके मुखालिफ को निशाने इबरत बना देते हैं। और इसीलिए अब ज़रा गौर कीजिएगा आप, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए जिस मामले का नोटिस लिया, इस माफिया ने उसे ही बहरान बना डाला। फॉर एग्जांपल चीनी का बहरान, या पेट्रोल का बहरान, आटे का बहरान, ये सारी मिसालें आपके सामने हैं जो खुद बता रही हैं कि मुकाबला आसान नहीं है। ये माफिया हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जोर लगा रहे हैं कि इस माफिया को किसी तरीके से, इस माफिया से बेचारी आवाम की छुटकारा दिलाया जाए, और आगे से सामने से ये माफिया पूरा जोर लगाता है कि जो हमें ललकार रहा है, आपके सामने पूरी सिचुएशन। और प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी कोशिश करते हैं कि मामले को सुलझाया जाए और यही माफिया उनके आगे बार बार सर उठाने लगता है। कभी वज़ीर आज़म को अपने और कभी बेगानों की मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में, इस पूरी सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा हौसला अफजा बात है, आपने नोट किया वो क्या बात है, ज़रा गौर कीजिएगा। वो ये कि वज़ीर आज़म साहब अभी भी हिम्मत नहीं हारे, वो पुरअज़्म हैं, उनके हौसले बुलंद हैं, उनका विज़न क्लियर है, उनकी नीयत साफ़ है। और जब ये सब चीज़ें पास हों, हौसला हो, हिम्मत हो, विज़न क्लियर हो, तो उस इंसान को शिकस्त देना आसान नहीं होता। वक्ती तौर पर माफिया पेशकदमी कर सकता है, जिससे महसूस होगा कि हालात हुकूमत के लिए हौसला अफजा नहीं है, महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, और इस जिन को काबू में करने के लिए वज़ीर आज़म को बार बार वज़ीर ख़ज़ाना बदलने पड़ते हैं। अल्लाह करे हमारे नए वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। लेकिन एहतसाब के आगे मज़ामत करने वाले हुकूमत पर तनकीद ये करते हैं कि हुकूमत अपनी गलत या नाकिस परफॉर्मेंस की वजह से उसको छुपाने के लिए एहतसाब का सहारा ले रही है और अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है कि वज़ीर आज़म साहब एहतसाब की तलवार चलाने के बावजूद इस इल्ज़ाम से बच नहीं सके कि वो अपोजिशन को ढील दे रहे हैं, यानी NRO। एक एक करके नैब के तमाम मुल्ज़िमान बरी होते जा रहे हैं। एहतसाब के इदारे या तो अपना काम कह लें कि सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर मुल्ज़िमान कह लें कि इतने चालाक हैं, इतने होशियार हैं, जो कानून में मौजूद खामियों को इस्तेमाल करके जेल की सलाखों से बाहर आ जाते हैं। अब दोनों में से एक बात तो सच होगी, क्योंकि इल्ज़ाम लगाकर किसी को अंदर तो किया जा सकता है, लेकिन इल्ज़ाम को साबित करना हमारे इदारों और ख़ासतौर पर प्रोसिक्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। फिर सवाल इदारों पर तो उठेंगे और उठ भी रहे हैं और उठते रहेंगे, लेकिन अपोजिशन हुकूमत पर भी उंगलियां उठाती है कि वो एहतसाब के मामले में ज़रा भी न्यूट्रल नहीं है। अब आप ज़रा मुर्तज़ा वहाब साहब को ज़रा देखें, उनको ले लीजिए। वो क्या कहते हैं कि अगर दो नहीं एक पाकिस्तान है, तो फिर जिस तरह शरीफ फैमिली के केसेस का फौरी तौर पर फैसला हो जाता है, उस तरह से पाकिस्तान के आम आदमी के केसेस हैं, आम आदमी के भी वही केसेस हैं, सियासी कारकुनान के केसेस हैं, उनके भी फैसले अगर घंटों में नहीं हो सकते, दिनों में नहीं हो सकते, चले हफ्तों में ही हो जाएं, लेकिन अगर साल साल केस लटकते रहेंगे तो फिर मैं सवाल उठाऊंगा कि शायद नून लीग को तो रिलीफ मिल सकता है, लेकिन एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकता। अब अगर देखा जाए तो मुर्तज़ा वहाब की बातों में मेरे मुताबिक बहुत वज़न है। वो दुरुस्त कह रहे हैं कि इदारे आम शहरी को भी इसी तरह से एंटरटेन करें, बिल्कुल इसी तरह से जैसे किसी भी बड़े को किया जाता है। अब यहाँ मेरी मुराद मुअज़्ज़ज़ जजेस से नहीं है, मैं ज़रा बता दूँ, मुअज़्ज़ज़ जजेस से नहीं है, क्योंकि वो तो आइन पर पहरा दे रहे हैं, शवाहिद और सबूतों की रोशनी में अपने कलम को हरकत देते हुए फैसले तहरीर करते हैं।
लेकिन यह एहतसाब के जो इदारे हैं और ख़ासतौर पे प्रोसिक्यूशन, उसका काम क्या है कि वो आम शहरियों को फौरी इंसाफ दिलाने के लिए अपनी सलाहियत और अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब भी एक बार नहीं, बारहा ये बात कहते आए हैं, बार बार ये बात कहते हैं कि कानून की बालादस्ती बहुत नागुज़ीर है। यही नहीं, वो तो एहतसाब के इदारों को भी कह चुके हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। उनको हुकूमत से जो मदद दरकार है वो देने के लिए हुकूमत बिल्कुल तैयार है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब की जितनी भी कोशिशें हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उसके बावजूद ये तासुर जा रहा है कि जैसे हुकूमत ने अपोजिशन को ढील दे दी हो या किसी किस्म की कोई डील कर ली हो, या NRO वाली बातें जो आप सुनते हैं। अब ये बात अगर देखा जाए दुरुस्त है कि अब अपोजिशन पहले की तरह हुकूमत पे गरज बरस नहीं रही है। शायद इसकी वजह ये है कि एक एक करके सब बड़े बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जब इन लोगों का एटीट्यूड एक दूसरे के साथ अच्छा हो जाता है, या जब गरजना बरसना जो सिलसिला है वो किसी तरह से थम जाता है, तो फिर बहुत से लोगों के ज़हनों में सवाल गर्दिश करते हैं, और वो गर्दिश करने बनते भी हैं कि क्यों भाई जो गरजने बरसने वाले हैं एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडे क्यों हो गए हैं, ये जो ठंडा प्रोग्राम है क्यों चल रहा है, आखिर कुछ तो है। अब शहबाज शरीफ साहब को आप ज़रा देख लें, वो पहले जेल से बाहर आए, फिर लंदन यात्रा के लिए भी उड़ान भरने लगे, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने बाहर जाने की इजाज़त दे दी, और शहबाज शरीफ साहब जब भी बैरून मुल्क गए हैं, आपको पता है, वो वापस भी लौटे हैं। और पीपल्स पार्टी भी नून लीग से इख्तिलाफात के बावजूद शहबाज शरीफ का वतन वापसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कह रही है कि उन्हें बाहर जाने देना चाहिए था। लेकिन लगता है कि अब हुकूमत भी कह लें कि होश के नाखून ले रही है, और अपने ऊपर डील का जो तासुर है ना, वो ज़ायल करने के लिए शहबाज शरीफ को रोकने का एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और शहबाज शरीफ साहब का नाम ब्लैक लिस्ट में है, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक वो बाहर नहीं जा सकते, आपको पता है। अब अगर यूँ कहा जाए कि शहबाज शरीफ नहाए धोए रह गए तो गलत नहीं होगा। अब यही ख्याल किया जा रहा है कि अगर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने के लिए मुकम्मल क्लियरेंस मिल जाती है तो वो ईद के बाद ही बाहर जा सकते हैं। अब हुकूमत क्या कहती है इस मामले में? हुकूमत कहती है कि शहबाज शरीफ ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए और सिर्फ निकलने की सोची। और वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या कहते हैं कि शहबाज शरीफ बाहर भागने लगे थे। अब इतनी जल्दी शहबाज शरीफ को आखिर थी क्यों? शायद शहबाज शरीफ साहब को कोई खतरा महसूस हो रहा था कि शायद किसी किस्म का खतरा है जो मंडला रहा है। अब सियासी पंडित क्या कहते हैं? हमारे यहाँ सियासी पंडित भी बहुत हैं जो अपनी राय देते हैं, और बहरहाल उनकी राय कहीं ना कहीं मैटर करती, कभी सच भी साबित होती है। सियासी पंडित ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने खतरा महसूस कर लिया था कि आने वाले वक्त में उनका बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कह लिया कि वो जो मौका गनीमत नहीं होता, मौका गनीमत जाना इससे, और बाहर जाना चाहा। लेकिन यहाँ कह लें कि कई बार नसीब और किस्मत भी साथ ना दे तो क्या किया जा सकता है। यहाँ उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अब सवाल ये कि क्या हुकूमत सच में उनको रोकने में संजीदा है? ये भी सवाल है, क्या सच में हुकूमत संजीदा है, या फिर हुकूमत कह लें कि अपने ऊपर जो कायम एक तासुर है, जो डील हो या ढील या NRO है, उसको ज़ायल करना चाहती है, कि वो कोई डील दे रही है, ऐसा तासुर जो जा रहा है उसको ज़ायल करना चाहती है। लेकिन हुकूमत अपनी जगह कह रही है और बार बार कह रही है कि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन समझ तब आएगी जब वाकई वो बाहर नहीं जाएंगे। उनको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, हुकूमत कहती है, लेकिन समझ तभी आएगी जब वाकई वो कोशिश रंग ले आए और वो बाहर ना जाएं। अब इस सिलसिले में नैब लाहौर ने कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए हेडक्वार्टर को ख़त भी लिखा है, आपको पता होगा। और नैब लाहौर ने DG ऑपरेशंस नैब हेडक्वार्टर्स को ख़त 28 अप्रैल 2021 को लिखा है, जिसमें क्या लिखा गया, क्या कहा गया, ज़रा सुन लीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आमदन से ज़्यादा 700 मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हो रही हैं और उनकी पेशी के वक्त हाज़िरी ज़रूरी थी। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का नाम दोबारा ECL में डाला जाता है कि नहीं डाला जाता। अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ के बाहर जाने में मुस्लिम लीग नून हुकूमत को रुकावट करार दे रही है और कह रही है कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ को रोक कर तौहीन अदालत की है, जबकि एतजाज़ अहसन साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो क्या कहते हैं, कानूनी माहिर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में। वो कहते हैं कि हालात को अगर देखें तो हुकूमत पर तौहीनी अदालत लगेगी नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने ख़तरा महसूस कर लिया था। अब आप इसे इत्तफाक कह लें कि गड़े मुर्दे फिर से उखाड़े जा रहे हैं, गड़े मुर्दे फिर से उखाड़े जा रहे हैं। मैं अबिया केस की वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बार फिर इस केस को, आपको पता होगा कि रीओपन करने की काबीना में मंजूरी दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस केस को दोबारा खोलने पर आमादा हो गए, रीओपन क्यों किया जा रहा है इस केस को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था। फवाद चौधरी साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा, काफ़ी हद तक आपको मामला समझ आ जाएगा, बाकी मैं समझा देती हूँ।
जी सुना आपने, फवाद चौधरी साहब बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कह रहे हैं कि नैब पर पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ है, इसलिए अब हमने ये सोचा है कि एफआईए को भी कोई काम दे दिया जाए। अब इसलिए हुदैबिया केस पर एफआईए ही काम करेगी। अब फवाद चौधरी साहब भी प्रोसिक्यूशन पर ही सवाल उठाते हुए क्या कह रहे थे कि जो हुदैबिया केस के जो डॉक्यूमेंट्स और शवाहिद हैं उनको सही तरह से पेश नहीं किया गया और इन मौजूदा सबूत को भी नए सिरे से लाया जा सकता है और ये ज़रूरत भी है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने ये इंकशाफ भी किया, आपने सुना होगा कि जी हुदैबिया केस में नए सबूत भी सामने आए हैं और उनके बकौल यूके में नई जो टीटीज़ हैं शहबाज शरीफ साहब ने लगाई और उन टीटीज़ के ज़रिए पैसा पाकिस्तान लाया गया और ये नए सबूत हुदैबिया के केस से लिंक करते हैं। इनके कहने के मुताबिक, चौधरी साहब के कहने के मुताबिक, शहादतों की जो नई चेन सामने आई है जिसके बाद हुकूमत ने फैसला किया है कि एफआईए को भी इस हवाले से जिम्मेदारी दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और इन्होंने ट्वीट भी की थी फवाद चौधरी साहब ने। ज़रा टीम ट्वीट ज़रा चलाइएगा भी, जिन नाजरीन ने नहीं देखी वो ट्वीट वो ज़रा सुन भी लें, मैं आपको सुना भी देती हूँ और ज़रा देख भी लीजिएगा कि क्या लिखते हैं चौधरी साहब जी। हुदैबिया का जो मुकदमा है वो शरीफ ख़ानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब मरकज़ी मुलजिम की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ उसी को बाद में हर केस में अपनाया गया, इसलिए इस केस को अंजाम तक पहुँचाना ज़द अहम है। यानी हुकूमत को, नाज़रीन अब ज़रा सुनिएगा, हुकूमत को ये लगता है कि हुदैबिया का केस जो शरीफ ख़ानदान की गिरफ्त करने के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। यानी हुकूमत को इस तरह मिल गया तो वह आसानी से मामले की तह तक भी पहुंच सकती है। यानी इसको शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ आप कह लें कि कामयाबी मिल सकती है, सीधे अल्फाज में अगर बात करें। और इसमें कोई शक नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसा जो ख़तरनाक मरज़ है उसने पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेलने में बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी कह लें कि अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बचा है। अब जो ख़बरें हैं वो क्या हैं कि हुदैबिया केस से मुतालिक अहम सबूत हुकूमत के हाथ लग चुके हैं। अब देखना है कि क्या ये नए सबूत इस मरे हुए केस में फिर से जान डाल सकेंगे या नहीं। अच्छा, हुकूमत अगर देखी जाए बड़ी कॉन्फिडेंट है, बड़ी पुरएतमाद दिखाई देती है और इस केस के हवाले से एहतसाब के इदारे का रवैया देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स ये दिए थे कि नैब हमारे लिए मर गया। अब हुदैबिया केस को तमाम करप्शन केसेस की माँ करार दिया जाता रहा। यानी इसका मतलब ये था कि इस केस में तारीखी बदउनवानी और करप्शन के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो कायम हुए, लेकिन ये केस बंद कर दिया गया। अब मैं यहाँ किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन यहाँ ये ज़रा नाज़रीन, ये ज़रा बात आपकी इल्म में लाना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। जब 2014 में 2014 में इस केस को बंद किया गया तो उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। वही नवाज शरीफ जो हुदैबिया केस में मरकज़ी मुलजिम भी थे, लेकिन केस बंद हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में नैब की नज़रसानी दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई तो केस पक्का कह लें पक्का बंद हो गया। हालांकि जो शहजाद अकबर साहब हैं उनके बकौल कि जो नए जो शवाहिद हैं इनकी रोशनी में जब तहकीकात हों तो शरीफ ख़ानदान इस केस में किसी भी सूरत अपनी जान बचा ही नहीं सकेगा। और इस केस के बाहर जाता है कि ये केस अब भी इंसाफ का मुंतज़िर है। अब देखना ये है कि अगर नए शवाहिद इतने जानदार हैं और वाकई वो ठोस शवाहिद हैं तो ये केस खुलने की सूरत में इदारों की तहकीकात को लेकर क्या मंजर बनाता है। शेख रशीद साहब भी क्या कहते रहे कि जी ये केस पनामा से भी बड़ा केस है, और वो क्यों इसको पनामा से भी बड़ा केस कहते रहे, इसकी क्या वजह थी। शेख साहब का ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा, आपने सुना हुदैबिया केस जिसके बारे में क्या कहा जाता है कि जी करप्शन की ये जड़ है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है और शेख रशीद साहब ने इसको पनामा से भी बड़ा केस क्यों कहा था, इसके लिए मैं आपको इस केस का ज़रा पस मंज़र बता देती हूँ ताकि आपको इस केस की अहमियत के बारे में अंदाज़ा हो जाए और आप किसी हद तक समझ जाएँ कि है क्या। अच्छा, आपको पता है ना कि शरीफ ख़ानदान की एक हुदैबिया नामी मिल थी। शरीफ ख़ानदान पर इस केस में इल्ज़ाम ये लगता है कि उन्होंने जाली जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खुलवाए थे और कहा यह जाता है कि कमीशन के ज़रिए और इधर उधर से शरीफ ख़ानदान के पास करप्शन का बहुत सारा पैसा आया और वो पैसा नून लीग के कायद के पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शरीफ ख़ानदान के पास जमा हो गया। सो उन्होंने मुबैना तौर पर कहने के मनी लॉन्ड्रिंग की। अब उस दौर में काले धन को सफ़ेद नहीं किया जा सकता था, लिहाजा नून लीग के कायद ने एक कानून पास किया जिसके ज़रिए कोई भी शख्स जिसके पास फॉरेन करेंसी है, डॉलर हैं, पाउंड्स हैं, तो इस कानून के तहत उस करेंसी को बाहर भी भेजा जा सकता था और वापस भी लाया जा सकता था और कोई इदारा किसी को कुछ भी पूछ नहीं सकता था कि ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। अब इसी तरह नून लीग के कायद ने मुख्तलिफ नामों के जाली अकाउंट्स खुलवाए जिसका जिक्र इसहाक डार साहब ने अपने इतराफ़ी बयान में भी किया था। अच्छा, यहाँ मज़े की बात क्या है, जिन लोगों के नामों से जाली अकाउंट्स खुलवाए गए
उन लोगों ने कहा कि हमारे साथ इसहाक डार साहब ने हाथ कर दिया, और उन लोगों का क्या कहना था कि हमने तो सिर्फ अपने पासपोर्ट रीन्यू कराने के लिए डार साहब को दिए थे क्योंकि उनके वज़ीर आज़म से अच्छे ताल्लुकात थे और उन लोगों को ये इत्मीनान था, कह लें कि उनको जी घर बैठे पासपोर्ट मिल जाएंगे। लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि उनके पासपोर्ट के ज़रिए उनके नाम के जाली अकाउंट्स खुलवाए जाएंगे, और इसहाक डार साहब ने मुबैना तौर पर शरीफ ख़ानदान का सारा कह लें कि गैर कानूनी पैसा जो उन फ़ॉरेन अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिया। लेकिन चूंकि फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खुलाने और इसमें रकम बाहर भेजने और अंदर लाने में कोई पूछ गछ नहीं हो सकती थी, इसीलिए जो इसहाक डार साहब हैं मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते रहे और बाद में उन्होंने फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट से सारा काला धन हुदैबिया पेपर मिल्स में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसहाक डार एतराफ़ जुर्म करने के बाद मुकर गए और उन्होंने कहा कि जी मुझसे ये बयान ज़बरदस्ती लिया गया, लेकिन उनके बयान की एक एक बात सच साबित हुई। हर बैंक इदारे में रिकॉर्ड मौजूद है, चीज़ें वैसे ही हुई जैसे इसहाक डार साहब ने कही थी। अब ज़रा गौर कीजिएगा नाज़रीन, ये तो मैंने हुदैबिया केस की जो करप्शन की दास्तान है ना, कहने के उसको बहुत मुख्तसर बयान कर दिया, जितना मुख्तसर करके बयान किया जा सकता ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, वरना इसमें और भी ऐसे ऐसे हक़ाइक़ हैं कि अल्लाह की पनाह। अब इस केस का कुछ इतना कुछ रिकॉर्ड आप कह लें कि है, लेकिन इसके बावजूद इस केस में से कुछ निकल नहीं पाया। अब हुकूमत नए सबूतों के साथ इस केस को कह लें कि फिर से ज़िंदगी देना चाहती है। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया, कि अब भी मुमकिन है कि इस केस को काबिल समाअत बनाया जा सके। अब इसके लिए सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब क्या फरमाते हैं, ज़रा देखिएगा। सुना आपने, गौर किया आपने एतजाज़ एहसन साहब के अल्फाज पे। उन्होंने कहा है कि जी जो हुदैबिया जैसा केस है इसमें वक्त की कोई कैद नहीं है, वक्त गुजर गया तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, केस में अगर जान डाली जाए, ऐसे सबूत हों अगर और केस में जान डाली जाए तो इसकी समाअत को यकीनी भी बनाया जा सकता है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापसी पे हम बात करेंगे कोरोना की करंट सिचुएशन के हवाले से। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में आलमी वबा कोरोना से जाँ बहक अफराद की जो तादाद है वो 19,000 से तजावुज़ कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान की सिचुएशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मज़ीद 113 अफराद इस वायरस से इंतकाल कर गए हैं और 3,084 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। और मुल्क में गुज़िश्ता रोज़ 38,883 टेस्ट किए गए थे, जो कि मौजूदा वबा के तनाजुर में कम बताए जाते हैं। अब मुल्क भर में कोरोना के जो फ़ाल केसेस उनकी तादाद ज़रा ये भी सुन लें, 78,959 है। और सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना के जो मस्बत केसेस हैं इनकी शरह 7.93% हो गई है। और कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए हुकूमती इक़दामात भी आप देख रहे हैं कि जारी हैं, और हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटर से मुतालिक बड़ा फ़ैसला भी किया गया है। ज़राए क्या बताते हैं कि हुकूमत ने वैक्सीनेशन सेंटर्स में डबल शिफ्ट में जारी रखने का फ़ैसला किया है, जिस पर अमल दरामद ईद उल फितर के फ़ौरी बाद किया जाएगा। और ईद उल फितर के बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। और वैक्सीनेशन की जो डबल शिफ्ट्स हैं इसका फ़ैसला गर्मी बढ़ने के पेश नज़र किया गया। और मुल्क भर में माह मई में मौसम की शिद्दत में मज़ीद इजाफा भी हो जाता है, आपको पता है। और गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर शहरियों को वैक्सीनेशन में यकीनी तौर पे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और शाम में गर्मी की शिद्दत कम होने पर शहरी वैक्सीनेशन के लिए बासानी जा सकेंगे। अब डबल शिफ्ट से ज़्यादा अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन भी मुमकिन हो सकेगी। अच्छा जी, NCOC के सरबराह और वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने बताया है कि पाकिस्तान की सिर्फ 7% आबादी 60 साल से ऊपर की उम्र में है, और कोरोना से 53% अमवात 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों की हुई हैं। और पाकिस्तान की 77% आबादी 40 साल की उम्र से कम है, और कोरोना से सिर्फ 9% अमवात 40 साल से कम उम्र के अफराद में हुई हैं। उन्होंने मज़ीद क्या बताया कि जी 40 साल से कम उम्र वालों में कोरोना से अमवात की शरह 1% से कम थी, जो अब 1.8% हो गई है। जबकि 41 से 50 साल की अगर बात की जाए तो इनमें कोरोना से अमवात की शरह 3.8% है। अच्छा जी, 51 से 60, 51 से 60 जो जिनकी उम्र है उनमें कोरोना से अमवात की शरह 7.2%, और 61 से 70 साल की उम्र वालों में जो अमवात की शरह है वो 11.1% है। जबकि 71 से जो 80 साल वाले हैं या इससे ज़ायद उम्र वाले, उनमें कोरोना से अमवात की शरह जो है वो 15% बताई जा रही है। अच्छा, मैं आपको ज़रा ये भी बता दूँ कि NCOC ने ईद उल फितर के लिए जो गाइडलाइन है उसकी भी मंजूरी दी है, और ईद की नमाज़ कोरोना SOPs के साथ खुली जगहों पर पढ़ाई जाएगी। अगर मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ाना
ज़रूरी होगा तो दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी जाएंगी। गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि मस्जिद या किसी भी खुली जगह पर रश कम करने के लिए नमाज 2 से 3 बार पढ़ाई जाए और नमाज ईद का खुतबा महदूद रखा जाए। बीमार बुजुर्ग जो हैं और 15 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो नमाज में आने से गुरेज करें और ईद की नमाज के लिए आने वाले मास्क लें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो कोरोना से अमवात में उम्र के हिसाब से इजाफा हो रहा है, ठोस इकदाम से वैक्सीन की जो दस्तयाबी है और वैक्सीनेशन की तादाद वो मुसलसल बढ़ भी रही है, क्या हुकूमत ने आबादी का जो सबसे कमज़ोर हिस्सा है उसमें वैक्सीनेशन पर पूरी तवज्जो दी है? जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने जो वैक्सीनेशन का प्लान बनाया था वो आपने देखा है कि उन्होंने जो सबसे वल्नरेबल सेगमेंट था हमारा पॉपुलेशन का, वो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे जो कि डायरेक्टली कोरोना पेशेंट से कांटेक्ट में होते थे। तो सबसे पहली प्रेफरेंस उनको दी गई थी। आपने देखा कि उनके लिए पहले रजिस्ट्रेशन खुली और पहले उन लोगों को वैक्सीनेशन हुई। उसके बाद फिर चूंकि पूरी दुनिया में जो मोर्टेलिटी रेट था, डेथ रेट जो था, वो सबसे ज़्यादा 60+ लोगों में पाया जाता था, तो इसीलिए पहले हम लोगों ने अपने 70+ और फिर 60+ की पॉपुलेशन को कवर किया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है हम नीचे एज ब्रैकेट्स पे आए हैं। तो ये हमारा वैक्सीनेशन प्लान भी बिल्कुल वही था जो पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो अडॉप्ट किया था। और मैं समझती हूँ कि तरीका भी यही होता है कि जो सबसे वल्नरेबल सेगमेंट होती है उनको प्रेफरेंस दी जाती है, और इसीलिए इस सीनियर सिटीजन्स को जो है वो बाकी एज ग्रुप्स के ऊपर प्रेफरेंस दी गई थी। ठीक है जी। प्रोफेसर, आपकी तरफ भी आना चाहूँगी। ये जो नए कोरोना वायरस की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में सुनने आ रहा है, ज़रा उसके बारे में बताइएगा। कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये किसी तरह से मुख्तलिफ हैं और ये ज़्यादा ख़तरनाक भी है, बड़ी तेज़ी से फैल रहे, क्या ज़्यादा मोहल्ले कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये RNA वायरस है और बहुत बड़े साइज़ की वायरस है, और समझने वाली चीज़ है कि ये जब भी रैपिडली मल्टीप्लाई करेगी तो इसमें म्यूटेशन ज़रूर आएंगी। वायरस अपने आप को बचाने के लिए वो एक जानदार चीज़ है, वो अपनी साख्त बदलती रहती है, और ये RNA वायरस तो नोटोरियस है इसलिए। और इस वक्त दुनिया में तकरीबन 113 के करीब म्यूटेशन आ चुकी हैं और वेरिएशंस तकरीबन हज़ारों में आ चुकी हैं। लेकिन अल्लाह ना करे कि आएँ, लेकिन इसकी जो म्यूटेटिंग पोजीशन है जहाँ पे ये म्यूटेट जितना कर सकती है वो 39,000 है। तो अभी भी उस शरह से बहुत कम म्यूटेशंस हुई हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में। कल हमने एक स्टडी रिलीज़ किया, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने, बरतानिया के इश्तराक से ये की गई थी, दोनों मुल्कों के म्यूटेशंस देखी गई थी। तो इस वक्त हमारे पास तकरीबन 85% जो स्ट्रेन है पाकिस्तान में वो B117 है, जिसके अंदर 17 वेरिएशन हैं इसके RNA में और 2 म्यूटेशंस हैं। और ये ज़ाहिर है UK से आया है, और लेकिन UK में भी ये साउथ अफ्रीका से आया था। 1-2% हमारे पास साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, 1% ब्राज़ीलियन है, और कोई 8% ऐसे हैं जिनको हम क्लासीफाई नहीं अभी कर सकते, उनको नाम नहीं दिया गया। इसलिए जो प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन है वो तो B117 ही है, जिसकी वजह से इस वायरस को इतनी अहलियत हासिल हो गई कि ये लगाव करने में तकरीबन 2 से 3 गुना इसने अपनी ताकत अख्तियार कर ली। और बच्चों को भी जिनके इमैच्योर रिसेप्टर होते हैं, जिनको ये लगती है H2 रिसेप्टर, उनको भी लगना शुरू हो गई, और इसका मोर्टेलिटी भी ज़्यादा हो गई। जो मोर्टेलिटी हम 1% के करीब कहते थे वो औसतन अब कुछ 7 से 12% के करीब चली गई, डिपेंडिंग अपॉन दी एज, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपको और कौन सी बीमारी लाहक है, शुगर है या ब्लड प्रेशर है। तो फेफड़े को लगने का भी इसका चांस तकरीबन 1/3 यानी 33% में ये फेफड़ों को अफेक्ट करती है। पहले ये सिर्फ कोई 10% के करीब करती थी। तो इसलिए ये वायरस बदल रही है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक जितनी भी वैक्सीन हमने यूज़ की और जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, ये तमाम मुअस्सर हैं। शायद इस काम पे मुअस्सर नहीं है कि ये टोटली आपको बीमारी से रोक लें, लेकिन सीरियस बीमारी से रोकने से 100% मुअस्सर हैं हमारी अपनी तहकीक के मुताबिक। उसका मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये आपको लगती भी है तो इस कदर डेंजरस नहीं होगी कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े या वेंटिलेटर की, या आपकी डेथ हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और मेरा ख़्याल है इससे हमें फ़ायदा उठाते हुए जल्द अज जल्द लगवानी चाहिए। जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है जल्द अज जल्द लगाएँ, जहाँ से भी अवेलेबल है गवर्नमेंट के जिस सेंटर से वो लगवाएँ, और एहतियात करते रहिए। सबसे बड़ा पैगाम यही होगा। ठीक है।
ठीक है डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात कहते हैं प्रोफेसर, आपने भी सुनी, लेकिन हमारे यहाँ लोग ऐसे जैसे कि पहले लोगों को यकीन दिलाया जा रहा था कि जी कोरोना नामी चीज़ एग्जिस्ट करती है, पूरी दुनिया कोरोना को इतना संजीदगी से ले रही थी, और हमारे लोग यहाँ कह रहे थे कि साजिश है और ये कोई प्रोपेगेंडा है, कोरोना तो है ही नहीं, आपको नजर आए तो बताइएगा, किसी को लगे तो बताइएगा, आपके खानदान में किसी को, ऐसी बातें आप लोगों ने बल्कि ज़्यादा सुनी होंगी क्योंकि आप लोग फील्ड में हैं। अब ज़रा ये बताइएगा, जो वैक्सीन को लेकर प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया कि जी वैक्सीन लगवाएंगे तो ये होगा, वैक्सीन लगवाएंगे तो वो होगा, मतलब ये चीज़ें फेस करनी जो पड़ती होंगी डॉक्टर्स को भी, जो बार बार पैगाम दे रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों की कैसे रहनुमाई करेंगी कि वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है, इस हवाले से कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई साजिश नहीं है। देखें जी, अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क वो है जब आज पूरी दुनिया में पोलियो जो है वो ख़त्म हो गया है और एक वैक्सीन के थ्रू जो है वो पोलियो का वजूद है। तो आज पाकिस्तान वाहिद 2 ममालिक में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ आज भी पोलियो का वजूद है, और उसकी वजह यही है कि लोग पोलियो वैक्सीन के ऊपर उनका यकीन नहीं है और रिफ्यूज़ल रेट बहुत है और लोग बच्चों को छुपा लेते हैं और ये पोलियो की वैक्सीन नहीं दिलाते। दुनिया में देखिए आज तक जितनी भी वबाएं आई हैं, जैसे आप एक देख लें कि स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी थी जो कि जानलेवा थी, मगर उसका खात्मा दुनिया से तब हुआ जब उसकी वैक्सीन बनी और वो वैक्सीन इस्तेमाल हुई। तो हमारे पास ये सारे एविडेंसेस मौजूद हैं कि इस किस्म की वबा का और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि वैक्सीन लगाई जाए। और ये वैक्सीन जो है, ये आपको डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि ये एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लोग कहते हैं कि जी हमारे कोई रिप्रोडक्टिव फंक्शन पे इफेक्ट होगा, ये कोई हार्मोन नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिंपल एक इनएक्टिवेटेड वायरस है जो कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है इस वायरस के खिलाफ, मगर वो डिजीज कॉज नहीं करता। तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये बिल्कुल एक हार्म है जिसके फायदे हैं, नुकसान इसका कोई भी नहीं है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, ये जो हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को लेके अजीबोगरीब सी गुफ्तगू शुरू हो जाती है, रूमर्स फैलाई जाती हैं, साजिश कह दिया जाता है उस चीज़ को, क्या ये हमारे यहाँ तालीम की कमी की वजह से होता है, या हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, हम क्या रहनुमाई नहीं कर पाते हैं, या मीडिया का भी किरदार आप क्या देखते हैं कि सेमिनार्स का इनेकाद किया जाए, मीडिया पर बार बार डिबेट्स हो, बार बार लोगों की रहनुमाई की जाए, मज़ीद काम किया जाए, ताकि चलें अब से अगर हम शुरू करें तो कुछ सालों में ये तमाम जो लोग हैं, जो सोच है, उसको तब्दील किया जा सके, सब मिलकर इसको चेंज कर सकें। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो पढ़े लिखे लोग एक तबका है, हम भी रहनुमाई करने में कामयाब नहीं रह सके, या हमारा भी कोई फ्लॉ है जिसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है? देखें फिजा, आपने और आपके चैनल ने और बाकी भी चैनलों ने जितना टाइम इस इशू को दिया, मेरा नहीं ख्याल कि जब से आप लोग वजूद में आए हैं किसी भी इशू को इतना टाइम दिया हो। और हम लोगों ने भी कोशिश की, हुकूमत भी बहुत कोशिश कर रही है, और मैं समझता हूँ कि इसी का नतीजा है कि इस वक्त पिछले कोई 5 दिन से, 1 हफ्ते से हमारा कुछ ईज़ आउट हुआ है। शायद हम कुछ जाने बचाने में कामयाब हुए हैं, और अल्लाह करे ऐसा ही रहे। प्रॉब्लम ये है कि हम जब ये थोड़ा सा कम होती है तो मीडिया भी इसको ऐसे ही परसीव करता है, और पब्लिक भी, जो कि आपने खुद कहा कि जो इतनी तालीम याफ्ता और शऊर नहीं रखती, वो भी ये परसीव करती है कि ये ख़त्म हो गई, और एकदम हम अपना नियो नॉर्मल से नॉर्मल जाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें ये 4 या 5 साल ये ख्याल करना चाहिए कि ये कहीं जाने वाली नहीं है। बावजूद वैक्सीनेशन के, बावजूद हर्ड इम्यूनिटी के क्रिएट होने के, ये आउटब्रेक्स होती रहेंगी। चाहे कुछ ममालिक ने, चाहे इजराइल है, चाहे न्यूजीलैंड है, छोटे मुल्क हैं, उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करके अब नॉर्मल में चले गए हैं, लेकिन वो उस वक्त गए हैं जब उनकी 90% आबादी या 75% से अबव वैक्सीनेट एक्टिवली हो चुकी है। हमारा मुल्क दुनिया के बहुत बड़े मुल्कों में आता है आबादी के लिहाज से, इसलिए हमें सब्र करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम ख्वाहिशात की अगर कुर्बानी नहीं देंगे तो जानों की कुर्बानी दी जाएगी। और मेरा ख्याल है कि हमें न्यू नॉर्मल में रहना, फिज़िकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली अपना सरवाइव करना है। इसलिए ये सब समझ लेना चाहिए कि ये सब्र आज़मा चीज़ है, और हमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज स्टेक बहुत बड़ी है, स्टेक ह्यूमन लाइफ है, और जिसने एक ज़िंदगी बचाई उसने इंसानियत बचा ली। इसलिए मीडिया की भी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो ये नहीं होनी चाहिए कि जब ये एस्केलेट होती है, जब हेडलाइंस बनती हैं तो मीडिया इस पर प्रोग्राम्स करता है, जब ये थोड़ी सी कम होगी मीडिया भी भूल जाएगा, आवाम भी भूल जाएगी, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा हमारी इफ़ेक्ट होती है, हमारे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट मीडिया
मीडिया से, स्पेशली आप जैसे एंकर से। तो इसलिए इसको एक सस्टेन्ड पॉलिसी के तौर पे रखना चाहिए। हमें आवाम को ये शऊर देते रहना चाहिए, वरना आवाम हमारी अनफॉर्चुनेटली इशू बेस्ड रिएक्शन है। थोड़ा सा कोई इशू आता है तो उस पर रिएक्ट करते हैं, फिर वो भी बहुत जल्दी, बहुत छोटी मेमोरी है हम लोगों की, तो इसलिए वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए मीडिया को कॉन्स्टेंटली एक पैगाम और रबिन करना पड़ेगा, और अच्छे मुवस्सर पैगामात आपके ड्रामास के ज़रिए, आपकी एक पूरी कैंपेन चलनी चाहिए हुकूमत के साथ, डॉक्टरों के साथ मिलके मीडिया की, ताकि वो देखें कि अगले 4 साल हमने किस तरह सर्वाइव कराना है और किस तरह ज़्यादा कामयाब होना है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियाँ बचाने में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा है कि जी हमारी बातचीत जारी कि पाकिस्तान के अंदर भी वैक्सीन बनाई जाए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में वैक्सीन बनाने से मुतालिक खुशखबरी देंगे। तो ये खुशखबरी कब तक मिल सकती है पाकिस्तानी अवाम को? देखें जी, इस वक्त जो कैंसिनो बायो की वैक्सीन है, जिसके ट्रायल्स प्रोफेसर साहब ने अपने UHS में किए थे, वो वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल है, जो कॉन्सेंट्रेट है, वो पाकिस्तान पहुंच चुका हुआ है। चाइनीज़ टीम जो है एक्सपर्ट्स की, वो भी पाकिस्तान में मौजूद है, और उसका पहला बैच जो है उसकी प्रोडक्शन हो रही है। और ऑलरेडी ये वैक्सीन जो है, इसका यहाँ पे फॉर्मुलेशन और इसकी पैकेजिंग जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस महीने के आखिर में, मई में, हम ये पाकिस्तान में पैकेज हुई हुई जो वैक्सीन है वो लोगों को लगनी भी शुरू हो जाएगी। तो ऑलरेडी इसका प्रोसेस NIH इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है, और जो ज़रूरी मशीनरी थी वो भी आ गई हुई है। जो चाइनीज़ टीम पहला बैच जो है वो अपनी सुपरविजन में बना रही है, और इस वक्त उसके जो ट्रायल्स हैं उसकी एफिकेसी को देखने के लिए और उसकी सेफ्टी को, वो किस तरह का बैच बने, वो ट्रायल्स इस वक्त उसकी टेस्टिंग हो रही है। और इंशाल्लाह ताला वो जैसे ही अप्रूव होता है तो ये लोगों पर इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। तो ऑलरेडी वैक्सीन बनने का मरहला जो है पाकिस्तान में हो चुका है। ठीक, इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भारत के हालात आपके सामने है। भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, और वहाँ सड़कों पे आपने देखा होगा लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में वहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन की कमी का सामना है। अल्लाह ना करे भारत जैसे हालात पाकिस्तान में हो, लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता वो हालात पाकिस्तान में होते हैं, अल्लाह ना करे, तो कोई बैकअप प्लान तैयार है? हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन आप देखते हैं? और आप बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर साहब हैं, और आपने बहुत जगहों पर काम किया है, आपका बहुत एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, तो आप बाकी तमाम हॉस्पिटल्स की सिचुएशन के हवाले से अगर आगाह करना चाहें। फिर डॉक्टर साहब आपसे भी मैं यही सवाल पूछूंगी। देखिए फिजा, 3 करोड़ लोग अफेक्ट हुए भारत में, और 3 लाख कीमती जानें चली गई, और मेरे ख्याल में ये उनकी हुकूमत की पैथेटिक रिस्पांस थी। एक जरीदा है हमारा बहुत मशहूर, लांसेट, जो UK से निकलता है, और मैं भी उसमें बहुत लिखता हूँ, और अगर वो इसी दो दिन पहले का आप पढ़ लें शुमारा, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है भारत की गवर्नमेंट के रिस्पांस का। वो उन्होंने बहुत जल्द ये कंक्लूड कर लिया और पब्लिक को कह दिया कि हमने और एक फॉल्स स्टेटमेंट मोदी ने दी कि हमने हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर दी है हमने, क्योंकि वो एक खुद बनाते हैं वैक्सीन, उनका सिर्फ एक जो सीरम इंस्टीट्यूट है वही 30 लाख डोजेस डेली बनाता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, और उनका तो हमारे उनका एक जो प्रोविंस है उस जितना हमारा मुल्क है, तो इसलिए उनको तो बहुत केयरफुल होना चाहिए था। फिर उन्होंने खुद जलसे करने शुरू कर दिए 5-5 लाख लोगों के बंगाल में और जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे थे। फिर उनके जो खुद फेस्टिवल और ये जो मजहबी फेस्टिवल थे उधर 3-3 करोड़ लोग इकट्ठे हुए, फिर उनके किसान रोडों पे निकल आए। मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें अपनी हुकूमत को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जिस तरीके से हुकूमत ने इसको प्री मैच्योरली कोई ऐसा ऐलान नहीं किया, और बड़े अच्छे तरीके से हमने रिस्पॉन्स की, और मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया, बल्कि और अब आके अवाम को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए। हुकूमत ने तो बार बार आगाह किया और बार बार क्या, प्लीज SOPs पर अमल करें, प्लीज अमल करें। एब्सोल्युटली, जी हाँ, तो यही इनको सीखना चाहिए ना मोदी एंड कंपनी को, हमारी हुकूमत से। अल्लाह करे कि वो सीखें, क्योंकि वो भी हमारे बहन भाई हैं, उधर भी मुसलमान भी हैं, हिंदू और ईसाई भी हमारे बहन भाई हैं, उनकी जानें भी हमारे लिए बहुत बहुत करीब हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ तो आपने देखा है कि हमारे यहाँ तो इतना इंसानियत का जज्बा है कि फैसल ईदी साहब को भी आपने गुफ्तगू करते हुए सुना होगा, और बर्नी साहब को भी, कि वो तो बाकायदा उनकी मदद करने के लिए उनको पेशकश कर रहे हैं, क्योंकि इंसानियत मेरे ख्याल से पहले आती है, फिर बाद में हम देखेंगे हमारे रिवायती हरीफ हैं, और ये बड़ा अच्छा पैगाम है जो पाकिस्तान की जानिब से जा रहा है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लास्ट टाइम आप मेरे साथ प्रोग्राम में थे, डॉक्टर जावेद अकरम साहब, और आपने कहा था कि भारत में जो सिचुएशन होती है, तो फॉर्चुनेटली कह लें अनफॉर्चुनेटली कह लें, कि वो 3
3-4 हफ्ते के बाद हमारे यहाँ भी हो जाती है। तो उस सवाल को मैं मद्देनज़र रखते हुए आपसे सवाल पूछ रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया कि वहाँ पे उन्होंने जो हुकूमत की जो अपनी पॉलिसी थी उन्होंने बड़ा इजी ले लिया, जलसे भी हो रहे हैं, और उन्होंने फिर हर्ड इम्यूनिटी वाली जो झूठी एक फॉल्स स्टेटमेंट दे दी नरेंद्र मोदी ने, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा फैला। यानी अब हम इस खतरे को महसूस ना करें कि भारत में जो सिचुएशन होती है किसी भी बीमारी को लेकर, वबा को लेकर ख़ासतौर पर, तो पाकिस्तान में भी 4 से 5 हफ्ते बाद वो सिचुएशन हो सकती है। जी डॉक्टर साहिबा। जी, पाकिस्तान में जिस दिन से NCOC बना है, जो हमारा नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, समझती हूँ ये बना था, उस दिन से लेके आज तक शायद ही कोई दिन ऐसा होगा, चाहे छुट्टी का दिन हो या कुछ और कोई वाकया हो, कि NCOC का इजलास नहीं हुआ। सुबह 10 बजे डेली होता है और उसमें तमाम सीनियर लोग मौजूद, तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं और सामने सारा डाटा पाकिस्तान का मौजूद होता है, हर शहर का, कि वहाँ पर किस शहर में कितने केसेस तरह राइज कर रहे हैं, किस तरह से उसमें इजाफा हो रहा है, या कहाँ पर ऑक्सीजन का, कहाँ पे बेड्स का। मैं समझती हूँ कि इतनी डिटेल्ड ब्रीफिंग डेली बेसिस के ऊपर होती है और हुकूमत की इतनी क्लोज मॉनिटरिंग जो है वो सिचुएशन के ऊपर है कि आप इसी से देख लें कि हुकूमत इसको बिल्कुल लाइट नहीं ले रही है, और जहाँ पर हमें ज़रा सा भी कोई चीज़ नज़र आती है उसके ऊपर फौरी फैसले होते हैं, क्योंकि हम कोई लॉन्ग टर्म फैसले नहीं किए जाते। NCOC में इवॉल्विंग सिचुएशन को देख के डेली बेसिस के ऊपर डिसीजंस होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है और गवर्नमेंट बिल्कुल इसको लाइटली नहीं ले रही है और इतनी क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है। इसीलिए जहाँ कहीं पर भी आप देखिए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है, जहाँ पे हमें एक खास नंबर से ज़्यादा तादाद के केसेस नज़र आते हैं, फौरी तौर पे वहाँ पे लॉकडाउन कर दिया जाता है। जिधर स्कूल्स में कोई इशू होता है, फौरी तौर पे उसके नई पॉलिसी आ जाती है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल ऑन द टो, और बाकी है कि बस अगर अवाम जिम्मेदारी का सबूत दे तो इंशाल्लाह ताला हम इस सिचुएशन में से निकल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी मेरे ख्याल से 2 मिनट हैं, तो आपका मैं लास्ट कमेंट भी चाहूँगी डॉक्टर साहब। और साथ ही ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर SOPs को फॉलो किया जाए और अगर आवाम भी ताउन करे, साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि अगर वैक्सीनेशन को भी सीरियस लिया जाए, उस हवाले से जो ये साजिश और ये रूमर्स, जो कॉन्सेप्ट है, ये रूमर्स फैलाई जाती हैं, उसको साइड पर रखते हुए वैक्सीनेशन करवाई जाए, इस अमल से गुजरा जाए, तो आप उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कुछ वक्त में हम काबू पा सकते हैं? देखें विज़ा, हमने तकरीबन 3 वैक्सीन्स का ट्रायल ख़त्म कर रहे हैं और तकरीबन 35,000 लोगों का कर बैठे हैं, और हमें बिल्कुल 100% किसी एक भी इंसान में कोई ऐसे सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं आए, किसी की जान नहीं गई। तो ये जैसे डॉक्टर नशीन हामिद साहबा ने कहा बिल्कुल सही है कि ये एब्सोल्युटली सेफ़ है, और बल्कि मरी हुई वैक्सीन का भी एक यूनिट हम ले रहे हैं, सब यूनिट ले रहे हैं। यूजुअली सब यूनिट वैक्सीन हैं, या कोई ऐसी वायरस यूज़ की गई है जिससे बीमारी होती नहीं है, या एक मैसेंजर को यूज़ किया गया है, तो इसलिए इसका तो सवाल नहीं पैदा होता कि वैक्सीन से कोई मुज़र असरात हों। वैक्सीन कोई भी 100% इफेक्टिव अभी तक नहीं ईजाद हुई। वैक्सीन आप इसलिए लगवाते हैं कि आपको सीरियस बीमारी रोकेगी, और दूसरा ये है कि आप वैक्सीन इसलिए ज़रूर लगाएं अपनी खातर, अपनी जान बचाने की खातर, लेकिन लोगों की भी जान बचाने की खातर, मुल्क को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। क्योंकि ये बीमारी ने जब आप हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करेंगे तो जो लोग नहीं लगवा सकते, हामला खवातीन हैं, छोटे बच्चे हैं, कैंसर के सर्वाइवर हैं, या ट्रांसप्लांट जिनको हुआ है, तो ये उनको भी फ़ायदा होगा कि तमाम ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और वाकया ही जैसे हम 2019 से पहले ख्वाब वाली ज़िंदगी गुजारे थे, जो ख्वाब बन के रह गया, हम न्यू नॉर्मल से नॉर्मल में जा सकेंगे। आप ये सोचें कि ये अमल इतना रिस्पॉन्सिबल अमल है, और इससे आप कितनी जानें बचाएंगे अपने आप को वैक्सीन लगाने से। इसलिए इससे बिल्कुल गुरेज नहीं करें, और कोई भी वैक्सीन इस शशोपंज में भी ना पड़ें, और बिल्कुल एंटीबॉडीज़ ना कराएं। आपकी हुकूमत आपको मुफ्त वैक्सीन लगा रही है, आप एंटीबॉडी से 4 गुना ज़्यादा पैसे जाके खर्च रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस तमाशा करने का। आप वैक्सीन लगवाएं और पूरा कोर्स करें। और मैं यहाँ वार्न करता चलूँ, कोई भी वैक्सीन अभी ऐसी नहीं है। देखें यूके ने वैक्सीन लगाई 2 मैसेंजर RNA वैक्सीन, उन्होंने फाइज़र की लगाई। अब उन्होंने रियलाइज़ किया है कि एक बूस्टर डोज और लगानी पड़ेगी, तो 6 माह बाद एक और बूस्टर डोज लगा रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें अगले 4 साल कोई ना कोई बूस्टिंग करती रहनी पड़ेगी, और इस पे वक्त और पैसा नहीं ज़ाया करें एंटीबॉडी टेस्टिंग पे। आप वैक्सीन ज़्यादा लगवाएं, और अपने तमाम घर वालों को, नौकर चाकर ड्राइवर सबको लगवाएं, ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो सके।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।